नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंटराई। देश के लोकतंत्र की नींव मजबूत करने में न्यायपालिका की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। शीर्ष अदालत ने 1951 से लेकर अब तक कई ऐसे फैसले सुनाए हैं जो चुनावी प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुए हैं। ऐसे में नजर डालते हैं 1951 से लेकर अब तक के ऐसे ही फैसलों के बारे में। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव जारी है। पहले दौर का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। अभी 6 चरण का मतदान बाकी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 100% ईवीएम वीवीपैट सत्यापन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने ईवीएम में अपना विश्वास दोहराया। ये 72 साल पुराने अदालती हस्तक्षेपों की लंबी सूची में एक नया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने आजादी के बाद से देश में हुए चुनाव से जुड़े फैसलों के जरिए भारत के लोकतंत्र को आकार और समृद्ध किया है। रिपोर्ट के अनुसार पहले आम चुनाव से कुछ महीने पहले जनवरी 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने पोन्नुस्वामी मामले में फैसला सुनाया था। इसमें शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 329 में चुनाव शब्द चुनाव को बुलाने वाली अधिसूचना जारी करने के साथ शुरू होने वाली पूरी चुनावी प्रक्रिया को दर्शाता है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि चुनावी प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद किसी भी मध्यस्थ चरण में कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप एक पीड़ित उम्मीदवार परिणामों की घोषणा के बाद केवल चुनाव याचिका के माध्यम से चुनाव विसंगतियों को चुनौती दे सकता है। वहीं 1969 में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। जगजीवन राम और एस निजलिंगप्पा के नेतृत्व वाले गुटों ने पार्टी के नाम पर दावा किया। ऐसे में चुनाव आयोग ने ये देखते हुए जगजीवन राम गुट के पक्ष में फैसला सुनाया कि उन्हें कांग्रेस सांसदों, विधायकों और प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त था। बाद में सादिक अली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को बरकरार रखा। उस समय ये पता लगाने में स्पष्ट कठिनाइयां थी कि प्राथमिक सदस्य कौन थे और उनकी इच्छाओं का पता लगाने में ये वैध रूप से माना जा सकता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और प्रतिनिधियों ने कुल मिलाकर प्राथमिक सदस्यों के विचारों को प्रतिबिंबित किया। चुनाव आयोग ने हाल ही में शिवसेना और एनसीपी में हुए विभाजन पर उसी आधार पर फैसला सुनाया जिस आधार पर उसने 1969 के कांग्रेस मामले में दिया था। इसके अलावा 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से चुनाव रद्द कर दिया। इसके बाद आपातकाल की घोषणा हो गई। सुप्रीम कोर्ट में पीएम की अपील के लंबित रहने के दौरान संसद ने चुनाव कानून अधिनियम 1975 पारित किया। इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के कई प्रावधानों को बदल दिया गया। संसद ने 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी बनाया जिसमें अदालतों को पीएम और स्पीकर के चुनावों की जांच करने से रोक दिया गया। नवंबर 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को बरकरार रखा, लेकिन 39वें संशोधन अधिनियम को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। इसने अदालतों को पीएम और स्पीकर के खिलाफ चुनाव याचिकाओं पर विचार करने से रोक दिया। वहीं 2002 से 2004 के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता अधिकारों की रक्षा और विस्तार के लिए कई ऐतिहासिक फैसले दिए। 2002 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामले में इसने फैसला सुनाया कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, शिक्षा स्तर और संपत्ति सहित उनके बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार चुनने के अधिकार का पूरक है। ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से आता है। इसके बाद एनडीए सरकार एक विधेयक लेकर आई। इसमें उम्मीदवारों को आपराधिक पृष्ठभूमि घोषित करने से छूट देने के लिए आरपी अधिनियम में धारा 33B पेश की गई। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद उम्मीदवारों को एफआईआर सहित उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया। वहीं बात करें लिली थॉमस मामले की तो सुप्रीम कोर्ट ने आरपी एक्ट की धारा 8(4) को रद्द कर दिया। ये धारा सांसदों
और विधायकों को भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराए जाने या अन्य आपराधिक मामलों में 2 या अधिक साल की सजा होने के बाद भी विधायक बने रहने की अनुमति देती थी। ऐसा अगर वे दोष सिद्धि के 90 दिनों के भीतर उच्च मंच पर अपील करते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोग्यता स्वचालित रूप से लागू हो जाती है। यदि कोई ऊपरी अदालत दोष सिद्धि और सजा पर रोक लगाती है तो एक विधायक अपनी सीट वापस पा सकता है। वहीं PUCL मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प पेश किया। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि मतदाता को राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए जा रहे उम्मीदवारों के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने देना बेहद महत्वपूर्ण था। कोर्ट का कहना था कि बढ़ती अस्वीकृति और धीरे धीरे प्रणालीगत परिवर्तन लाएगी और राजनीतिक दल लोगों की इच्छा को स्वीकार करने और ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए मजबूर होंगे जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। चुनाव में नोटा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं 2013 के सुब्रमण्यम स्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में अनिच्छुक चुनाव आयोग को चरणबद्ध तरीके से EVM में वीवीपैट लागू करने के लिए मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात को संतुष्ट है कि पेपर ट्रेल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। EVM में मतदाताओं का विश्वास केवल पेपर ट्रेल की शुरुआत से ही हासिल किया जा सकता है। वीवीपैट प्रणाली वाली EVM मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करती है। वहीं साल 2014 के मनोज नरूला मामले में सुप्रीम कोर्ट के PM और CM को सलाह दी कि मंत्री परिषद में उनकी भूमिका और उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए आपराधिक पृष्ठभूमि और व्यक्तियों को मंत्री न बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि संविधान यही सुझाता है और यही प्रधानमंत्री से संवैधानिक अपेक्षा भी है। बाकी को प्रधानमंत्री के विवेक पर छोड़ना होगा। हम ना कुछ ज्यादा कहते हैं ना कुछ कम। इसके अलावा 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि CEC और EC का चयन 3 सदस्यीय पैनल द्वारा किया जाएगा। इसमें PM, विपक्ष के नेता और CGI शामिल होंगे। बाद के वर्ष में सरकार ने CEC और EC की नियुक्ति पर एक अधिनियम पारित किया। इसमें CGI के स्थान पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया गया। 12 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया। कोर्ट ने मार्च में 2 EC के चयन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने नियुक्तियां करने में की गई जल्दबाजी के लिए सरकार को फटकार भी लगाई थी। वहीं बात करें चुनावी बॉन्ड की तो 15 फरवरी 2024 को CGI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की पीठ ने राजनीतिक डोनर की पहचान गुप्त रखने वाली चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाताओं के चुनावों के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया। चुनावी फंडिंग के एक तरीके के रूप में चुनावी बॉन्ड 2017 में पेश किए गए थे। भारतीय स्टेट बैंक के फैसले और अदालत के बाद के सख्त निर्देशों के कारण इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा सार्वजनिक डोमेन में आ गया। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से लोकतंत्र को मजबूती मिली है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।